कह रहे हैं कि अगर सर्वे की रिपोर्ट देखा जाए, ये लोग तमाम मस्जिदों के नीचे खोज रहे हैं, मंदिर खोज रहे हैं, और उस मंदिर के नीचे से अगर खोजा जाए तो अधिकांश मंदिरों के नीचे आपको बौद्ध मठ मिलेंगे, हैं? तो अगर ये खुदाई की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और ऐसे अगर चला दिया जाए, तो भारत तो बिल्कुल जो है सो एक खनन उद्योग का अड्डा बन जाएगा, और सारा खनन उद्योग आज की तारीख में चंद कारपोरेट को दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या देश की जनता, या जो हमारी पत्रकारिता है, आप तो पत्रकारिता से भी संबद्ध हैं, हमारी पत्रकारिता का क्या ये ध्येय नहीं होना चाहिए कि जो हकीकत है, उस हकीकत को एनालिसिस करके, अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो, तो कम से कम उसकी चीजों को यथावत तरीके से लोगों के सामने रख दिया जाए, परोस दिया जाए कि आखिर ये चीज कहाँ जा रहा है। ये हम खनन कब तक करेंगे, खनन करते करते हम कहाँ कहाँ किसका किसका खनन करेंगे, वो खनन का जिम्मा हम किसको दे रहे हैं, और देश की ये पूरी की पूरी आर्थिकी, पूरी पूरी अर्थव्यवस्था का भी ये खनन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हमारे नौजवान नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनका तो क्यों नहीं कहना था, अभी इलाहाबाद में जो हमारे आईएएस पीसीएस बनने वाले लोग हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो यह जो जनरेशन बन रही है, यह जनरेशन जब निकल करके आएगी, माने कुंठित जनरेशन एक तरीके से इनको बनाया जा रहा है, तो फिर हमारे देश का आगे आने वाले दिनों में क्या आप भविष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत तकलीफ में हूं, मुझे तो काफी दर्द होता है, मुझे तो काफी दुख होता है कि ये कहाँ मुल्क जा रहा है। आप देखिए, दूसरे मुल्कों में देखिए, वहां रिसर्च हो रहे हैं, वहां देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है, और हम जो हैं अपने ही घर को क्या कर खनन कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं साफ लफ्जों में कहूं, मस्जिदों की खुदाई, मस्जिदों को गिराया जाना देश को गिराए जाने के बराबर है। क्योंकि किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल, खासकर अगर अकलियत जो है, जिसके धार्मिक भावना, उनके धार्मिक स्थल, उनके धार्मिक आजादी की पूरी गारंटी फंडामेंटल राइट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर इसके विरुद्ध जाके सिर्फ राजनीति के लिए, अरे कौन सा इतना बड़ा मतलब ये रॉकेट साइंस है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग क्यों कर रहे हैं। उनको पता चला कि भाई, अगर राम मंदिर का इशू उठाने की वजह से अगर 2 सीट से अगर वो 300 सीट ला सकते हैं और पूरे देश पे राज कर सकते हैं एक राम मंदिर को उठाने से, तो क्यों नहीं हम 1000 राम मंदिर को उठाएं, हम सैकड़ों राम मंदिर को उठाएं। तब तक वो तो सत्ता में तब तक बने रहेंगे जब तक चांद सितारा रहेगा। लेकिन मेरे भाई, हर चीज के अंदर में कंट्राडिक्शंस पैदा होता है। आप मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, और मैं आपके बहुजन संवाद चैनल के माध्यम से, मैं कोई आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि वो कल से अपनी चीजें छोड़ लेंगे। मैं एक साधारण हिंदू, एक साधारण मुसलमान, एक साधारण नागरिक से मेरी अपील है कि आप लोग जरा सोचिए कि ये भारत कहां जा रहा है। हमारे पास पूंजीपति जो है, अरबपति खरबपति जो है, वो बड़ी तादाद में है, और हमारे पास जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज हैं, वो साउथ एशिया के जो राज्य हैं, जो हमसे बहुत ही छोटे हैं, उनसे भी हमारा हालत बिल्कुल खराब है। हमारे यहाँ एजुकेशन का क्या हाल है, हमारे यहाँ चाइल्ड मोर्टालिटी का क्या हाल है, हमारे यहाँ जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अस्पतालों में क्यों नहीं डॉक्टर जा रहे हैं। तो इस मसले को भी आप जरा सोचिए, और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आने वाला है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, कोई भी आदमी अगर मंदिर मस्जिद की बात करे तो आप कहे कि मंदिर मस्जिद मेरा घर का मामला है, आप हमारे लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलिए, हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए। और जो जिस मीडिया की आप बात करें, क्या इस देश में मीडिया है? सर, ये बात मैं बार बार कहता हूं, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अगर भारत, तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया भी हमारे यहाँ होना चाहिए। भाई, हमारे यहाँ तो और भी बेहतर मीडिया होने की वजह है कि हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, हमारे यहाँ अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, हमारे यहाँ एक डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ एंटी कॉलोनियल लीगेसी है। लेकिन हमारा मीडिया 160वें पायदान पे, और हमारा मीडिया सहारा और अफ्रीका के भी जो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी पे भी सवाल है, वहां से भी नीचे है। पड़ोसी मुल्क की मीडिया से भी कई बार हमारा मीडिया चला जाता है नीचे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग सत्ता द्वारा बनाए गए जो नैरेटिव है,
इसको ये लोग चलाते हैं। और सुनिए आनंद सर, सत्ता बदलने के बाद जो आज के मीडिया हैं, ये हो सकता है कि कमाए हुए पैसे से कल ये लोग कारोबार करना शुरू कर दे और मीडिया को भी छोड़ दें लोग। तो इनके लिए पार्ट टाइम जॉब है, मीडिया इनके ब्लड में नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है। और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वैकल्पिक मीडिया जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, या कोई भी कर रहा है, इससे हमें अपनी बातों को जोड़ना चाहिए और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है और इससे लोग घबराए भी हुए हैं। और एक आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जरा सोचिए मेरे भाइयों कि इस देश में एक दलित जो है राष्ट्रपति बन गया है, एक नहीं दो दो बना है, एक आदिवासी भी हमारे देश में भी राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या अंग्रेजी अखबार का कोई एडिटर आपने किसी दलित को पाया, किसी आदिवासी को पाया? क्यों नहीं पाया आपने? और जो भी समाजवादी सोच के जो लोग हैं, उनको भी मीडिया में जगह नहीं है। जो जाति विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो भी नहीं है। अभी वीटी राजशेखर साहब का देहांत हो गया, वो 20 वर्ष तक उन्होंने काम किया मीडिया में, लेकिन एक दिन जब वो फूले पेरियार अम्बेडकर को लोहिया जी को पढ़ने लगे, उनको भी भगा दिया गया। तो ये सब चिंता की बात है। मेरी अपील जनता से है, जनता सोचे, जनता ही बदलाव लाएगी। जी अभय कुमार जी, अभी आपने मीडिया की बात कर रही थी कि मीडिया वाले धंधा करने लगेंगे। अरे धंधा करने वाले ही मीडिया पर आज की तारीख में उन्हीं की मीडिया है पूरी की पूरी। आप यह बात क्यों भूल जाते हैं? अच्छा, अभी चर्चा हो रही थी तो उर्दू ये हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता, तमाम पत्रकारिता, उसमें उर्दू पत्रकारिता भी बहुत प्रमुख रूप से है और आप उससे जुड़े हुए हैं उर्दू पत्रकारिता से। तो उर्दू पत्रकारिता का कहाँ प्रभाव आप देखते हैं, किस तबके में आप उसका ज्यादा प्रभाव देखते हैं, और आप उसके स्वास्थ्य के बारे में आप जरा सा कुछ ये बताएं। सर, उर्दू भाषा जो है वो हिंदी भाषा की ही तरह है, लिपि का फर्क है। उर्दू समझने वाला हिंदी भी समझता है, हिंदी समझने वाला उर्दू भी समझता है। और जो भी गांधीवादी विचारधारा थी या समाजवादी विचारधारा थी, उन्होंने हिंदी और उर्दू में कभी फर्क नहीं समझा। उन्होंने कहा कि भाई जिसको जो स्क्रिप्ट पढ़ना हो, लिखना हो, लिख लो। और गांधी जी मौलाना आजाद तो कहे कि हिंदी और उर्दू दोनों सीखना चाहिए। और मौलाना आजाद, मुझे याद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1953 या 55 की बात है, वहां पे एक जब कन्वोकेशन हुआ था, वहां गए थे और उन्होंने एक स्पीच दिया था और अलीगढ़ के बच्चों से कहा कि आप हिंदी सीखो। उन्होंने कहा था हिंदी सीखो। तो मौलाना आजाद कहते थे मुसलमानों से कि तुम हिंदी सीखो। और उसी तरह से गांधी जी भी उर्दू जानते थे, भगत सिंह भी उर्दू जानते थे। तो ये एक हमारी परंपरा थी कि हिंदी और उर्दू। कुलदीप नैयर ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो उन्होंने उर्दू अखबार से किया। वो हसरत मोहानी के साथ उन्होंने उनसे मिले और उनके रहनुमाई में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और सुनिए आनंद सर, उर्दू पत्रकारिता का इतिहास 200 साल पुराना है और उर्दू अखबार को शुरू करने वाला कोई व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं था। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, वो व्यक्ति था जिसका नाम, वो व्यक्ति हिंदू था। जामे जहानुमा जो पेपर था, जो कलकत्ता से 1824 या 23 या 22 के करीब में जो आई है, उसमें कोई पंडित हरिदयाल या कुछ ऐसा ही नाम था। वो हिंदू किया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी और उर्दू जो है दोनों एक ही जबान है। लेकिन आजादी के बाद से उर्दू पढ़ने का जो सिलसिला था वो हिंदू समुदाय में कम होते चला गया। और इसीलिए आप पाएंगे कि उर्दू अखबार जो है वो ज्यादातर आज के दौर में, बहुत दुख है कहने का कि ज्यादातर मुस्लिम तबके के ही लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम जो उर्दू जानते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू सहाफत में, उर्दू पत्रकारिता में बहुत सारे हिंदू, सैकड़ों हजारों लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मोहन चिरागी जी एक जमाने में एडिटर हुआ करते थे कौमी आवाज पेपर का, जिसको नेहरू जी ने 1940 में शुरू किया था। एक दिल्ली के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम है सुहेल अंजुम साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है उर्दू सहाफत के हिंदू पत्रकार। मतलब जो हिंदू पत्रकार या गैर मुस्लिम जो पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू पत्रकारिता की है, उनके बारे में उनकी एक मोटी सी किताब आ गई है। वो उर्दू में शायद किताब है, मुझे लगता है कि इसका अंग्रेजी और हिंदी भी होना चाहिए। तो उर्दू पत्रकारिता भी जो है वो चल रही है, बहुत ही पावरफुल जबान है। और वहां पे उर्दू पत्रकारिता के जो केंद्र में जो होता है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कंपोजिट कल्चर जो होता है उसके केंद्र में रहता है। और
दुख की बात है कि प्रिंट मीडिया को चलाने के लिए बहुत सारे वसाइल चाहिए, बहुत सारे उसके लिए संसाधन चाहिए। आजकल उर्दू पत्रकारिता को वैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो छोटे मोटे अखबार जो पहले चलते थे उसमें गिरावट आई है। और सरकार का भी जो एडवर्टीजमेंट देने की जो पॉलिसीज थी कि जो छोटे अखबार हैं उनको भी हम कुछ एडवर्टीजमेंट देंगे, सारे विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे, वो पॉलिसी आजकल खत्म हो गई या कम हो गई है। बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए गए, इसमें बहुत सारे उर्दू पत्रकारिता जो है, उर्दू अखबार की कमजोर हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन उर्दू पत्रकारिता का इस्तेमाल जो है वो उर्दू पत्रकारिता न्यू मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपनी जगह बनाया हुआ है। कुछ हद तक वो गायब नहीं है, वो लड़ रहा है, जूझ रहा है। और अभी इनकलाब अखबार जो है वो आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे और बिहार में हर जगह फैल रहा है। उसमें मैं एक कॉलम भी लिख रहा हूँ, 2018 से एक मेरा कॉलम भी चलता है, तो उसमें भी मैं लिख रहा हूं। तो आप देखेंगे कि उर्दू पत्रकारिता भी लड़ रहा है, जूझ रहा है। और जो समस्याएं हिंदी पत्रकारिता को है वो वही समस्या उर्दू पत्रकारिता की भी है। कोई बहुत अलग बातें नहीं है, संसाधन की कमी है। हाँ, उर्दू पत्रकारिता में और सारे पेजेस होने चाहिए जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात हो, इकोनॉमी के बारे में बातें हो, ये होनी चाहिए। लेकिन हम अगर उर्दू पे सवाल उठाते हैं तो हमें हिंदी पत्रकारों से, अखबारों से भी पूछना होगा कि वहां पे कितने पेजेस जो हैं वो संपादकीय के हैं और कितने पेज अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के। वहां पर भी सिर्फ खबरें दिखाना और एक ही तरह की खबरें दिखाना है। तो मुझे लगता है कि जो संकट हिंदी पत्रकारिता पे है उसका कुछ ना कुछ छाया उर्दू पत्रकारिता पर भी है। और इसलिए पत्रकारिता की समस्या जी, तो इस तरीके से हमने देखा कि आज आज हमारे साथ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अभय कुमार जी से हमने बात किया। बहुआयामी चर्चा हुई और इस चर्चा का सिलसिला तो आगे भी चलेगा, चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो